नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 7 को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लेक्चर 7.4 से लेके 7.7 तक की समरी विद एक्टिविटी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 7.4 में सर ने क्या डिस्कस किया है। 7.4 एंड 7.5 जो है वो सेम टॉपिक पे बेस्ड वीडियो है। इसमें रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की है कस्टमर के बीच में बेस्ड ऑन देयर स्पेंडिंग पैटर्न। तो कस्टमर जो स्पेंड कर रहे हैं, जो आइटम परचेज कर रहे हैं, उसके बेस पे उनमें एक रिलेशन सेट करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया लिया गया है वो फूड आइटम्स को लिया गया है, फूड आइटम्स के बेस पे। तो सर ने इनिशियली क्या किया है कि सभी के नेम लिख लिए हैं और उसके आगे जो है कॉलम वाइज बना दिया है, कैटेगरी वाइज कॉलम बना दिया है, जैसे अपेरल एंड फिर है फूड, फिर है ग्रोसरी और फिर है लाइक दिस स्टेशनरी अदरवाइज। तो हमें जो फूड आइटम्स पे फोकस करना है, तो सर ने ये काउंट करने की कोशिश की है या फिर सभी कैटेगरी के जो है आइटम्स जिसके बिल में हैं वो कितने आइटम्स हैं वो मेंशन किए हैं। जैसे कि यहाँ पे है अक्षया अक्षया का जो है फूड आइटम्स मान लेते हैं 12 है एंड 4 है उसका, ये है टॉयलेटरीज के आइटम 4 हैं। तो इस तरीके से जो भी कैटेगरी है, इसका अपीयरल है 3 है, फूड आइटम 1 है, टॉयलेटरीज 1 है, ग्रोसरी। तो जितने कैटेगरी आइटम है, कैटेगरी वाइज सारे आइटम हमने लिख लिए। हम्म, तो अब हमें अगर दो कस्टमर के बीच में पता करना है कि वो कैसे क्लोज हैं, उनका स्पेंडिंग पैटर्न या एक दूसरे से अलग हैं, तो इसके लिए हमें डिस्टेंस निकालना होगा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सपोज दैट एक कस्टमर है अभिनव और दूसरा कस्टमर है विघ्नेश। तो अभिनव का जो है अपेरल में है 2 आइटम, फूड में है 3 आइटम एंड ग्रोसरी का है 4 आइटम। हम 3 कैटेगरी अभी लेते हैं, ठीक है, ओके। और विघ्नेश का है अपेरल में है 3 आइटम, फूड में 0 आइटम एंड ग्रोसरी में 5 आइटम। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि अपेरल के बीच में कितना डिस्टेंस है विघ्नेश एंड अभिनव में। तो अपेरल में 1 आइटम का डिस्टेंस है, तो हम इनका जो है एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे, 3 और 2। फूड आइटम में कितना डिस्टेंस है? फूड आइटम में 3 का डिफरेंस है एंड ग्रोसरी में 1 का डिफरेंस है। तो अगर हम टोटल डिफरेंस काउंट करें तो 1 + 3 + 1 ये हो जाता है 5। तो इनका बीच में जो 5 का डिस्टेंस है, इन 5 आइटम्स का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो इस तरह से दो कस्टमर के बीच में हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसी डिस्टेंस के बेस पे जो अगर डिस्टेंस इनका कम है तो हम कह सकते हैं कि दोनों कस्टमर जो हैं वो सेम नेचर के हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक्टिविटी 7.4 पहला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 कस्टमर सिग्निफाइज इन द लेक्चर। इफ द डिस्टेंस इज हाई देन द कस्टमर आर मोर सिमिलर। ये तो गलत हो गया। इफ डिस्टेंस इज लो देन द कस्टमर आर मोर सिमिलर। हाँ, ये अगर डिस्टेंस लो है तो कस्टमर कह सकते हैं कि सिमिलर है। इफ द डिस्टेंस इज हाई देन द कस्टमर आर लेस सिमिलर। ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि ऐसा कहना सही नहीं इसलिए होगा कि सपोज दैट 2 कस्टमर हैं, मान लेते हैं हम एक है, सेम नाम ले लेते हैं अभिनव और विघ्नेश का। तो अभिनव ने जो है फूड आइटम 5 परचेज किए और विघ्नेश ने भी फूड आइटम 5 परचेज किए। लेकिन विघ्नेश ने 5 फूड और इसके साथ अभिनव ने कुछ नहीं लिया, लेकिन विघ्नेश ने फूड आइटम 5 के साथ जो है स्टेशनरी उसने पेंसिल ले लिए 10। तो अगर दोनों के बीच के हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो फूड आइटम का दोनों का नेचर सेम है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसने एक कैटेगरी एक्स्ट्रा 10 पेंसिल खरीद ली है, तो इसलिए इनका डिस्टेंस 10 हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि दोनों का नेचर सेम नहीं है, दोनों ने ओनली फूड आइटम्स के लिए किया है। इस फूड आइटम्स के अलावा एक कैटेगरी और इसने स्टेशनरी भी बाई कर लिया है। बट इस जिस अभिनव ने जहाँ पर जिस शॉप पे विजिट किया, हो सकता है वहाँ पे स्टेशनरी अवेलेबल ना हो या फिर अभिनव को स्टेशनरी की जरूरत ना हो, लेकिन बाकी फूड आइटम्स दोनों की कैटेगरी सेम है। तो ये कहना कि अगर डिस्टेंस हाई है तो वो लेस सिमिलर होंगे, सही नहीं होगा।
हाँ, अगर डिस्टेंस लो है देन दो सिमिलर होंगे, ये तो सही है। डिस्टेंस इज लो देन द कस्टमर आर लेस सिमिलर, ये गलत है। नॉट रिलेटेड, ये भी गलत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द सिमिलरिटी बिटवीन कस्टमर्स, द कंपेरिजन इज मेड ऑन नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड करस्पॉन्डिंग टू ईच कैटेगरी। टोटल प्राइस नहीं, टोटल कॉस्ट नहीं, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कंसीडर द टेबल ए prepared by the professor in the lecture based on the number of rows of items in the shopping bill data set as shown below. What information will be stored in tab B after the execution of the following pseudocode? तो ये है इसमें अपैरल, फूड, टॉयलेटरीज और है यूटेंसिल्स और ऐसे अलग अलग हैं और टोटल आइटम्स हैं सबके नाम के आगे। तो टैब बी में क्या स्टोर होगा पूछ रहा है। m इज इक्वल टू जीरो वाइल मोर रोज इन टैब ए, रीड द टॉप रो x फ्रॉम टैब ए। m इज इक्वल टू काउंट x कॉमा अपैरल, एक प्रोसीजर है, इसको नीचे डिफाइन किया गया है, प्लस काउंट x कॉमा टॉयलेटरीज कामा x कॉमा काउंट x कॉमा हाउस होल्ड प्लस काउंट x कॉमा यहाँ भी प्लस होगा यूटिलिटीज प्लस काउंट x कॉमा फूड। मतलब अपेरल, टॉयलेटरीज, हाउस होल्ड, यूटिलिटीज एंड फूड, ये सारे आइटम हमको लग रहा है काउंट होके टोटल हो रहा है m में। इफ़ m इज ग्रेटर देन 4 एंड x डॉट टोटल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15, मूव x टू टैब b, एल्स मूव x टू टैब c। काउंट में क्या कर रहा है कि x और फील्ड है, फील्ड अगर जीरो है देन फ्लैग जीरो हो जाएगा, एल्स फ्लैग 1 हो जाएगा, रिटर्न फ्लैग करना है। अच्छा जी, तो टोटल आइटम नहीं हो रहा है, फ्लैग जीरो या फ्लैग 1, मतलब जीरो या 1 रिटर्न हो रहा है। जीरो तब रिटर्न हो रहा है जब इस फील्ड में जो है कोई आइटम उसके अंदर है तो, और 1 रिटर्न हो रहा है नहीं, हाँ नहीं है तो जीरो हो रहा है और है तो 1 हो रहा है। एक्स डॉट फील्ड करा कि इज इक्वल टू जीरो है देन फ्लैग जीरो हो रहा है, एल्स फ्लैग 1 हो रहा है। तो फ्लैग 1 होने का मतलब ये हुआ कि उसमें इस कैटेगरी के आइटम हैं, तो एक्स के अंदर अपीयरल कैटेगरी होगी तो 1 हो जाएगा, टॉयलेटरीज कैटेगरी होगी तो भी 1 होगा, हाउस होल्ड लाइक दिस यूटिलिटीज एंड फूड। तो ये कैटेगरीज को काउंट किया जा रहा है कि एम में अगर 4 से ज़्यादा कैटेगरीज के आइटम हैं और 15 या उससे कम है देन उसमें हम टैब बी में स्टोर कर रहे हैं उसके कार्ड को। तो टैब बी में होगा ऐसे कार्ड होंगे जिसमें कैटेगरीज जो हैं वो 4 से ज़्यादा एंड अप टू 15 तक होंगे। अब ऑप्शन देखते हैं। टैब बी कंटेन शॉपिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कस्टमर हु बॉट एट लीस्ट 15 आइटम, नहीं। Tab B contains shopping information of all customers who bought at least 15 items representing at least 4 category listed in Tab A। 15 items representing at least 4 category, 15 items में 15 category ही है। Tab B contains shopping information of all customers who bought at least 15 items representing each category listed in Tab A। अच्छा, contains shopping information of all customers who bought at least 15 items representing at most 4 category listed in Tab A। देखो इसमें क्या हो रहा है कि अच्छा x डॉट टोटल, यहाँ पर m की शुड बी ग्रेटर देन 4 है, x डॉट टोटल जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 है, मतलब टोटल। तो टोटल क्या होगा, टोटल में आता है कि टोटल कितने आइटम्स बाई किए हैं, तो वो है टोटल। यहाँ पर देखो तो टोटल जो कॉलम है ये जो कैटेगरी वाइज है और कैटेगरी वाइज टोटल आइटम करके टोटल आइटम हो रहा है। तो एक्स डॉट टोटल का मतलब ये हो गया कि टोटल आइटम जो है 15 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, और एम जो कैटेगरी काउंट कर रहा है, कैटेगरी जहाँ पे जीरो है तो वहाँ फ्लैग जीरो दे रहा है, जहाँ पर जीरो नहीं है वहाँ पर फ्लैग 1 दे रहा है। तो यानी ये आएगी कैटेगरी। तो कैटेगरी उनकी 4 से ज़्यादा होनी चाहिए और टोटल आइटम जो है 15 से ज़्यादा होने चाहिए। तो क्या होगा, टैब बी कंटेन शॉपिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कस्टमर हु बॉट एट लीस्ट 15 आइटम्स रिप्रेजेंटिंग एट लीस्ट 4 कैटेगरी। एट लीस्ट 4 कैटेगरी नहीं, 4 से ज़्यादा है। तो टैब बी कंटेन्स शॉपिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कस्टमर हु बॉट एट लीस्ट 15 आइटम्स रिप्रेजेंटिंग ईच कैटेगरी लिस्टेड इन टैब ए। इसका क्या मतलब हुआ, ईच कैटेगरी लिस्टेड इन टैब ए। टैब ए में कितनी कैटेगरी लिस्ट है, अपैरल, फूड, 1 2 3 4 5, 5 कैटेगरी लिस्ट है, ठीक है, 5 कैटेगरी लिस्ट है। और हम कह रहे हैं कि एम जो है कैटेगरी जो है 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 4 से ज़्यादा कितनी कैटेगरी होंगी, 5 कैटेगरी लिस्ट हैं तो 5 ही होनी चाहिए, हो पाएंगी। तो मतलब कि हर कैटेगरी में उसके आइटम होने चाहिए। गॉट इट।
तो ये हुआ बात कि कंटेन शॉपिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कस्टमर हु बॉट एटलीस्ट 15 आइटम्स रिप्रेजेंटिंग ईच कैटेगरी इसलिए कि 5 कैटेगरी है टोटल और 4 से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब 5 होने चाहिए, मतलब पाँचों में कुछ ना कुछ उसके आइटम होने चाहिए। ओके, आगे चलें। इन द above क्वेश्चन इफ द प्रोसीजर काउंट रिटर्न्स x डॉट फील्ड इंस्टीड ऑफ फ्लैग के बजाय वो अगर फील्ड रिटर्न करे फॉर ए कस्टमर x द वैल्यू ऑफ m ऑब्टेन्ड इज 4, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, एक्स डॉट फील्ड के जहाँ पर वो एक्स डॉट फील्ड रिटर्न्स करे इंस्टीड ऑफ फ्लैग, मतलब फ्लैग 0 1 कर रहा है तो फील्ड रिटर्न करेगा। तो फील्ड का मतलब क्या हो गया? फील्ड का मतलब ये हो गया कि उसमें अपेरल है, टॉयलेटरीज है, क्या कैटेगरी है, हाउस होल्ड है, ये चीज़ें हैं। तो वो कह रहा है कि फील्ड रिटर्न करेगा तो टोटल कैसे होगा? तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ m obtained is 4, identify correct statement, the customer may have bought items from exactly 4 items categories, the customer may have bought items from at least one item category, the customer may have bought items from 2 item categories। क्या कहने का मतलब हो रहा है? अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई कि अगर वो फील्ड रिटर्न करे, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि जो उस कस्टमर की जो पहले वाले से जो वैल्यू आई थी एम की, वो 4 आई थी, उसकी वैल्यू जो है 4 आई थी एम की। तो क्या ऑप्शन सही हो सकता है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द कस्टमर मे हैव बॉट आइटम्स फ्रॉम एग्जैक्टली 4 आइटम्स कैटेगरी से उसने आइटम बाय किए हों, या द कस्टमर मे हैव बॉट आइटम्स फ्रॉम एटलीस्ट वन आइटम कैटेगरी, और एक कम से कम एक कैटेगरी से तो बाई किया ही होगा, और मे हैव बॉट आइटम्स फ्रॉम 2 कैटेगरी से भी वो बाई कर सकता है। द कस्टमर मे हैव बॉट आइटम्स फ्रॉम ऑल द आइटम्स कैटेगरी पेज। ऑल द आइटम्स कैटेगरी पेज तो तब होता है जब उसकी कैटेगरी 5 होती, उसकी 4 आई है एम की वैल्यू, तो इसका मतलब कि वो या तो एक से हो सकता है, 2 से, या 4 से हो सकता है। एक्स डॉट फील्ड कहने का मतलब इसका ये हो गया कि एक्स डॉट फील्ड से कितने आइटम्स उसने बाई किए हैं, शायद वो रिटर्न कर रहा है। एक्स डॉट फील्ड की जो वैल्यू है, मतलब कि एक्स डॉट अपेरल की वैल्यू जैसे यहाँ पे 3 है, एक्स डॉट फूड की वैल्यू 8 है, एक्स डॉट टॉयलेटरीज की वैल्यू 2 है, तो ऐसे करके वो वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसका टोटल 4 आ रहा है। तो यानी कि हो सकता है कि वो एक ही कैटेगरी के 4 आइटम उसने बाई किए हो, या फिर 2 कैटेगरी से उसने 4 आइटम बाई किए हों, या फिर ऐसे एक कैटेगरी या 2 कैटेगरी या 4 अलग अलग कैटेगरी से एक एक आइटम बाई किए हों, ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। एक्स डॉट फील्ड का मतलब है कि एक्स डॉट फील्ड की जो वैल्यू है हमारे टेबल में वो रिटर्न कर रहा है। तो हमने क्या लिखा है, एक्स डॉट फील्ड में हमने वो वैल्यू लिखी है कि वो उस कैटेगरी के कितने कितने आइटम उसमें हैं। ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। लेक्चर 7.5 में इसी डिस्कशन को सर ने कंटिन्यू किया है, और यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश की गई है दो कस्टमर के बीच में। तो अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कैटेगरी वाइज ही इनके बीच क्या डिस्टेंस है। नीरजा, अखिल, जूलिया, जॉर्ज, फूड, इनसे जो है डिस्टेंस, इनके जो है फूड आइटम्स में लिखे गए हैं केवल। जैसे इस वाले आप कार्ड में देखें तो इसमें बाई नेम जो है यहाँ पर इनके कार्ड के सीरियल नंबर इसे नंबरिंग कर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 नेम वाइज नंबरिंग किया गया है। और यहाँ पर इनके जो है जो कैटेगरी में जो डिफरेंस है वो सर कैलकुलेट करें। जैसे नंबर 1 और 2 में कितना डिफरेंस है, टोटल 7 का है। नंबर 1 और 3 में टोटल 20 का डिफरेंस है। 1 एंड 4 में 13 का डिफरेंस है। तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ये कैलकुलेट किया गया है इस लेक्चर में। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इनके जो आइटम वाइज कैटेगरी वाइज जो है डिफरेंस है वो यहाँ पे मेंशन किया है 6 5। और इस कैटेगरी में जो है होगा वो 1 का डिफरेंस इस कैटेगरी में 1 का है। तो लाइक दिस, जिसे 1 एंड 1 और 2 नंबर के बीच में 7 का डिफरेंस है। कैसे हुआ देखिए, अपेरल में इनके कितना डिफरेंस हो गया, 3 - 3 हो गया 0, और 8 - 13 और 8 के बीच में 5 का हो गया, 4 और 2 के बीच में 2 का हो गया, तो ज्वाइन ऐड करते जाएंगे, और 0 0 और 1 1 के बीच में 0। ठीक है, तो कितना डिफरेंस हो गया, 5 2 7। तो इस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ है।
आप देखिए 1 और 3 के बीच में 20 का डिफरेंस है, तो 1 ये है और 3 ये है, तो इसके बीच का डिफरेंस देखिए 3 और 0 ये 3 हो गया, प्लस 18 और 8 इसमें 10 का डिफरेंस हो गया, प्लस 1 एंड 2 1 का डिफरेंस हो गया, प्लस 0 एंड 5 तो 5 का डिफरेंस हो गया, प्लस 1 एंड 0 1 का डिफरेंस हो गया, एंड बस ये है। तो टोटल कितने हो गए, तो ये हो गया। हम्म, उसके बाद तो कितना हो गया, 10 3 13 एक 14 5 19 और एक 20, तो 20 का डिफरेंस हो गया, ठीक है, तो ये 20 का है। तो इस तरीके से दोनों सबके बीच के जो है डिस्टेंस को कैलकुलेट किया गया है। फिर सर ने एक इस तरह से ग्राफ बनाया है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है। तो यहाँ पे 1 एंड 2 के बीच में 7 का डिफरेंस है, 1 एंड 3 के बीच में 20 का, 1 एंड 4 के बीच में ऐसे ऐसे बॉक्स बना के शो किया है कि किसका डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है। तो यही कैलकुलेशन इसमें की गई है कस्टमर टू कस्टमर के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने की। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे एक कार टेबल है, कस्टमर हो गए एक्स वाई जेड, इनकी कैटेगरी हो गई ए बी सी में इन्होंने ये परचेज किया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू कस्टमर एंड एक्स ए एक्स बी एंड एक्स सी एंड वाई बी वाई सी आर द नंबर ऑफ आइटम्स करस्पॉन्डिंग टू द कैटेगरी ए बी सी रेस्पेक्टिवली, हाउ विल कैलकुलेट द मैन हार्टन डिस्टेंस बिटवीन द टू कस्टमर। तो मैन हार्टन डिस्टेंस जो मैंने अभी आपको बताया वही है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती, तो ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ पर मॉड वैल्यू लेंगे, एक्स ए माइनस वाई ए, एक्स बी माइनस वाई बी एंड एक्स सी माइनस वाई सी, या रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, पहले वाई सी माइनस एक्स सी भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। टू फाइंड द नियरेस्ट कस्टमर एमंग एक्स वाई जेड फ्रॉम द टेबल शोन, व्हाट आर द मिनिमम पेयर वाइज कंपेरिजन रिक्वायर्ड। कितने पेयर वाइज कंपेरिजन करेंगे हमें मिनिमम कस्टमर, नियरेस्ट कस्टमर फाइंड आउट करने के लिए, तो कितने पेयर वाइज कंपेरिजन करेंगे। तो हम एक्स एंड वाई को कंपेयर करेंगे, वाई एंड जेड को कंपेयर करेंगे, और एक्स और जेड को कंपेयर करेंगे। तो मिनिमम 3 पेयर वाइज कंपेरिजन हमें चाहिए कैलकुलेट करने के लिए कि नियरेस्ट कस्टमर कौन है, ठीक है। हु आर द नियरेस्ट कस्टमर एवं एक्स वाई जेड में कितने नियरेस्ट कस्टमर, तो डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। तो एक्स वाई का जो डिफरेंस है ये हो जाएगा 10 प्लस 10 और 5 5 हो गया, 15 और 5 में से भी 10 का हो गया, तो कितना हो गया ये 25 का हो गया। और एक्स और जेड का अगर ले लें तो 18 और 20 हो गया 2, प्लस 10 और 7 हो गया 3, एंड प्लस 10 और 5 हो गया 5, तो ये हो गया 10 का हो गया। लाइकवाइज हमने एक्स वाई और एक्स जेड ले लिया, अब वाई जेड ले लेते हैं। तो वाई जेड में कितना हो जाएगा, 10 और 18 8 हो गया, 7 5 हो गए 2, और 15 और 10 में हो गया 5, तो ये हो गया 15। तो नियरेस्ट कौन सा हो गया 10, यानी कि ये है आपका एक्स और जेड, ठीक है। तो एक्स और जेड हो गए जब नियरेस्ट कस्टमर हो गए। व्हाट इज़ द मैनहट्टन डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट कस्टमर, 10 का है। फारदेस्ट कौन सा हो गया, फारदेस्ट हो जाएगा 25 वाला जो है एक्स एंड वाई, तो फारदेस्ट हो जाएगा एक्स एंड वाई, और मैनहट्टन डिस्टेंस 25 हो जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर 7.6 पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे ये फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है कि फूड आइटम्स जो हैं कौन से स्टोर से ज़्यादा परचेज हुए हैं। तो हमने बिल उठाया है एस वी स्टोर सब और एस सन जनरल और बिग बाज़ार, 3 स्टोर के बिल्स हैं हमारे पास। इनिशियली सबको जीरो इनिशिएट किया गया, फिर जितने फूड आइटम्स मिलते गए हैं उसमें हम ऐड करते गए हैं। तो फाइनली एस वी स्टोर से जो है 72 फूड आइटम्स परचेज हुए हैं, और सन जनरल से 9 और बिग बाज़ार से 10। तो इस बेस पे हम देखेंगे कि जो है कौन से स्टोर से ज़्यादा फूड आइटम्स परचेज हो रहे हैं, तो एस वी स्टोर से परचेज हो रहे हैं। और फिर हमने नेम वाइज भी कैटेगरीशन किया है कि अगर कितने किस पर्सन ने कितने फूड आइटम्स परचेज किए। जैसे राजेश ने टोटल ऑल बिल मिला करके 2 आइटम्स फूड वाले परचेज किया, विनव का 0 आइटम रहा फूड का, अक्षया का एक बिल में 9 था, फिर दूसरे बिल में 3, तो टोटल 12 हो गया। निर्जा का टोटल फूड काउंट 5 था, लाइक दिस। अहमद का 15 था फूड काउंट। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ है कि सर ने सबको थोड़ा सीक्वेंस वाइज नंबरिंग किया है।
यहाँ पर हमने देखा अभी ऊपर वाला ही जो टेबल वही था कि टोटल फूड आइटम्स कितने हुए, फिर इनको नंबरिंग किया गया। तो सबसे ज़्यादा फूड आइटम्स हैं, इसके 18 हैं अहमद के, तो नंबर 1 हो गया। सेकंड पोजीशन पे है ये अक्षया, जिसके 13 फूड आइटम्स बाई हैं। और थर्ड पोजीशन पे है श्रीवत्सन, जिन्होंने 12 फूड आइटम्स बाई किया। फिर उसके बाद है थर्ड के बाद फोर्थ आएगा। फोर्थ कहाँ गया? फोर्थ फोर्थ में 12 के बाद क्या आएगा? देखिए फिफ्थ पर है नीरजा, 6 है, तो ये है फोर्थ। अभिनव 8 आइटम्स हैं, और फिफ्थ है नीरजा, लाइक दिस। तो इस तरह से सर ने इनकी रैंकिंग कर दी है। ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद क्या किया है सर ने? ये फाइंड आउट किया है कि जो सबसे ज़्यादा फूड आइटम्स परचेज़ किया, यानी कि अहमद ने, तो किस स्टोर से अहमद ने परचेज़ किया? तो अहमद ने देखो एसवी स्टोर से 29 नंबर का इसका बिल नंबर है, ये बिल नंबर है। और सन का स्टोर से इसका बिल नंबर 25 है, और एसवी स्टोर से बिल नंबर 18 है, और एसवी स्टोर से बिल नंबर 20 में फूड आइटम्स इसने परचेज़ किए हैं। जिसमें इसने फूड आइटम्स नहीं, बिल है इसके, जिसमें सन जनरल वाले में फूड आइटम्स में नहीं था। तो इसके जो 3 ही बिल हैं जिसमें फूड आइटम्स थे। तो इस तरह से भी सर ने ये चीज़ भी फाइंड आउट की है। तो कुल मिला के इसमें कुछ आपको डिक्शनरी के बारे में नया नहीं सीखने को मिलेगा, हम बताएंगे आगे जो डिक्शनरी के बारे में नया होगा। आइए इनके एक्टिविटी क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द न्यू डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस इन द लेक्चर डिक्शनरी? द वैल्यूज ऑफ व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ कैन बी स्टोर इन डिक्शनरी डाटा सेट। द वैल्यूज ऑफ व्हाट ऑल टाइप डाटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड इन डिक्शनरी डाटा सेट। तो डिक्शनरी डाटा सेट में ऐसा कौन सा है जिसमें सभी तरह के हम वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं? वो लिस्ट है। कैरेक्टर, इंटीगर नहीं, लिस्ट में हम बहुत तरह के डाटा लिस्ट में करके हम स्टोर कर सकते हैं। डिक्शनरी और लिस्ट आर आइडेंटिकल इन इट्स फंक्शन। डिक्शनरी और लिस्ट क्या एक जैसे हैं फंक्शन में? नहीं, तो फॉल्स होगा। ठीक है। डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर इज यूज ओनली व्हेन द नंबर ऑफ वेरिएबल इज लो। ये भी गलत बात है, ऐसा कोई नहीं है। डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर में हम कब स्टोर करते हैं? जब हमें चीज़ें जो है नेस्टेड इटरेशन से जो हमें चीज़ मिल सके, उसको हम डिक्शनरी में स्टोर करते हैं ताकि हमें एक क्लिक में मिल जाए। और डिक्शनरी का डाटा स्ट्रक्चर की वैल्यू पेयर होता है। पहले की होता है, की जो कि यूनिक होता है, और वैल्यू में उसके कुछ भी आ सकता है। वैल्यू में एक डिक्शनरी भी आ सकती है, वैल्यू में एक लिस्ट भी आ सकता है, वैल्यू में एक सिंगल आइटम भी आ सकता है। तो वैल्यू में कुछ भी आ सकता है, लेकिन की उसका यूनिक होता है। ठीक है, ओके। तो अगला जो है लेक्चर 7.7, इसमें सूडो कोड डिस्कस किया गया है। आइए सूडो कोड देखते हैं। डिक्शनरी में कस्टमर बाइंग फूड आइटम्स, फूड आइटम्स से रिलेटेड जो हमारा प्रॉब्लम था उसके लिए कैसे सूडो कोड होगा, क्या हो रहा है यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर एक फूड डी करके एक डिक्शनरी बनाई गई है, एम्प्टी डिक्शनरी। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। कस्टमर इज इक्वल टू एक्स डॉट कस्टमर नेम में कस्टमर नाम का वेरिएबल हो गया, आइटम्स में उसके आइटम्स के नाम हो गए। फॉर ईच रो इन आइटम्स, अब आइटम्स जो था वो अलग से टेबल बन जाएगा। आइटम्स करके अगर हम टेबल बनाएंगे तो हर आदमी का एक आइटम्स का अलग टेबल होगा, क्योंकि उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, सब कुछ है। फॉर ईच रो इन आइटम्स, इफ रो की कैटेगरी जो है फूड है, फूड कैटेगरी है, फिर हम देखेंगे कि इज की फूड डी कस्टमर, मतलब इज की क्या चेक करता है कि यह की है कि नहीं, किसमें? कस्टमर नाम की फूड डी में डिक्शनरी में है कि नहीं। कस्टमर मतलब उसके नाम की है कि नहीं फूड डी में। अगर की है, इज की का मतलब ट्रू देगा, तो ट्रू है। अगर है की तो क्या करेंगे? फूड डी में जो कस्टमर नाम का की है उसकी जो वैल्यू है उसमें फूड डी जो कस्टमर नाम की जो पहले से वैल्यू है उसमें +1 कर देंगे, +1 कर देंगे। मतलब उसकी जो वैल्यू क्या होगी, हमने कैटेगरी मान लेते हैं ये है कैटेगरी फूड आइटम्स है, तो फूड डी में तो उसकी जो कैटेगरी है अगर फूड है, रो की कैटेगरी फूड हो गई, ठीक है। और कस्टमर नाम का की है तो कस्टमर इन बाई नेम होगा, ओके। तो बाई नेम मान लेते हैं, अभिनव ही को हम की मान लेते हैं, अभिनव नाम का की है। तो उसमें क्या होगा, फिर उसकी जो वैल्यू होगी, अगर फूड आइटम्स कितने हैं मान लेते हैं 5 हैं, तो फिर हमें नया कोई मिला फूड आइटम्स, तो उसमें +1 कर देंगे, यानी कि उसके फूड आइटम्स की वैल्यू अब 6 हो जाएगी। अभिनव की होगा और उसकी में कितने फूड आइटम्स हैं उसकी वैल्यूज़ हो रही हैं। देखिए कि फॉर ईच रो इन आइटम्स, अब हम जाएंगे कि अगर उसकी कैटेगरी फूड है और कस्टमर नाम का की जो हमारे अगर फूड में है तो हम उसकी वैल्यू में +1 कर देंगे, और नहीं है तो हम फूड डी में कस्टमर नाम की बना के उसकी वैल्यू 1 करेंगे।
मतलब अगर नहीं है अभिनव तो अभिनव नाम की की बनाएंगे और उसकी वैल्यू हम 1 कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से इटरेशन चलता जाएगा। तो हमें फाइनली ये जो फूड डी लिस्ट मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, कस्टमर का नेम मिलेगा और वैल्यू में नंबर ऑफ फूड आइटम्स मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट बर्थडे पैराडॉक्स जो है उसके बारे में भी सर ने डिस्कस किया था, तो उसके लिए भी सूडो कोड डिस्कस लेते हैं। बर्थडे पैराडॉक्स क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है कि इन दो स्टूडेंट का बर्थडे सेम है। तो क्या किया गया है, बर्थडेज नाम का एक एम्प्टी डिक्शनरी, फिर एक डुप्लीकेट नाम की एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की गई है। रीड वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं, अगर नहीं है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो होगा डीओबी होगा, वो एक्स का डीओबी जो होगा उसको हम डीओबी एक बना दिए वेरिएबल, और सीक्वेंस नंबर बना दिए एक्स के सीक्वेंस नंबर को। अब कह रहा है कि इज की बर्थडे में जो है डेट ऑफ बर्थ नाम की है, बर्थडे में अगर उसकी की उसके हम डेट बर्थ से की क्रिएट है अगर होगी तो क्या करेंगे फिर कि हम इसका मतलब उसका डुप्लीकेट बर्थडे आ गया। पहले से भी एक उस डेट ऑफ बर्थ में कोई स्टूडेंट है, दूसरा फिर आ गया, तो डुप्लीकेट डेट ऑफ बर्थ में डुप्लीकेट्स में हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को की बनाएंगे, उसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे। डुप्लीकेट्स में डेट ऑफ बर्थ बनाएंगे की और उसकी वैल्यू कर देंगे ट्रू। और बर्थडे में जो डेट ऑफ बर्थ है, बर्थडे में जो डेट ऑफ बर्थ है उसके सीक्वेंस नंबर की वैल्यू ट्रू करेंगे। नहीं समझे, तो बर्थडे में क्या हो रहा है कि जो डेट ऑफ बर्थ है, मान लेते हैं 22 जुलाई, तो 22 जुलाई की अगर पहले से की है तो इसकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी एक डिक्शनरी है, वो भी एक डिक्शनरी है, और उसमें सीक्वेंस नंबर जो हमें दोबारा मिल रहा है उस सीक्वेंस नंबर को हम इसमें लिखेंगे एज ए की। इस डिक्शनरी में मान लेते हैं हमें सीक्वेंस नंबर मिला 13 और उसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू, ठीक है। और अगर एल्स यानी कि अगर वो की नहीं है उसमें, तो फिर क्या करेंगे, बर्थडे के डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थडे वाले डिक्शनरी में डेट ऑफ बर्थ नाम की बनाएंगे और उसकी वैल्यू एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर देंगे, और फिर एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर सीक्वेंस नंबर नाम की बनाएंगे, उसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे। तो क्या हो रहा है कि अगर हमें एक ऐसा डेट ऑफ बर्थ मिल रहा है जो कि इसमें की नहीं है, तो हम उसको की बनाएंगे और उसकी वैल्यू एम्प्टी डिक्शनरी कर देंगे, फिर उस एम्प्टी डिक्शनरी में सीक्वेंस नंबर जो हमें मिला है उसकी की बनाएंगे, उसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे। और फिर अगर हमें दोबारा उस डेट ऑफ बर्थ का फिर से मिल जाता है डुप्लीकेट, इस इज की अगर डेट ऑफ बर्थ में उसकी में की मिल जाती है, तो फिर हम डुप्लीकेट वाले डिक्शनरी में उस डेट ऑफ बर्थ की एक की बनाएंगे, उसकी वैल्यू ट्रू करेंगे। और बर्थडे वाले डेट ऑफ बर्थ में सीक्वेंस नंबर तो पहले से ही ट्रू होता था, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम डुप्लीकेट वाले में फिर से एक की बना करके उसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे जो हमें मिलता है दोबारा, तो ठीक है। आगे है रिजॉल्विंग प्रोनाउंस वाला प्रॉब्लम था, कि प्रोनाउंस वाला प्रॉब्लम ये था कि हमें कोई प्रोनाउन मिलता है लाइक ही, शी, हर, हिम, तो प्रोनाउन को वो किस नाउन से लिंक है ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या किया गया है, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन नाम की जो की है उसकी जो वैल्यू है वो एक एम्प्टी लिस्ट है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन नाम की जो की है होगी उसकी भी वैल्यू एक एम्प्टी लिस्ट होगी। तो अब यहाँ पर ऊपर वाले में हमने देखा था कि लिस्ट के अरे डिक्शनरी की में जो की और वैल्यू था वो वैल्यू भी डिक्शनरी था, यहाँ पर वैल्यू जो है लिस्ट फॉर्म में है। तो अब इसको कैसे देखिए, वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्शन टेबल 1 इफ एक्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन नाम का की है उसकी जो वैल्यू है जो कि एम्प्टी लिस्ट है, उसकी वैल्यू में हम इसका सीरियल नंबर को अपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर डबल प्लस लगा हुआ है, लिस्ट की तरह अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है तो क्या करेंगे, फिर प्रोनाउन वाले जो की है उसकी जो वैल्यू है उसमें सीरियल नंबर उसका अपेंड कर देंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक नाउन होगा की, उसकी वैल्यूज एक लिस्ट होगी, एक प्रोनाउन की होगा उसकी वैल्यू भी एक लिस्ट होगी। तो हमें जो नाउन मिल रहा है उसको इस वाले वैल्यू के साथ अपेंड करेंगे, उसके सीक्वेंस नंबर को, प्रोनाउन वाले सीक्वेंस नंबर को इसके साथ अपेंड करेंगे, ठीक है। ये हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे कि हम मैच डी करके एक एम्प्टी डिक्शनरी इनिशिएट किया गया है। फॉर ईच पी इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन वाली लिस्ट में जो है वैल्यू के जो है उसके पी के लिए हम मैच्ड को -1 कर देंगे, एंड फॉर ईच एन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, और फिर हम नाउन वाले लिस्ट की जो वैल्यू है उसको भी पिक करेंगे, और हम देखेंगे कि इफ़ एन इज लेस देन पी, एन इज लेस देन पी, देन मैच्ड इज इक्वल टू एन कर देंगे, एल्स एग्जिट लूप,
इसको कैसे मैच करेंगे? सपोज दैट नाउन वाले जो नाउन वाले जो लिस्ट है उसमें है 1 3 4 9 10, ये सीक्वेंस नंबर है। प्रोनाउन वाली जो लिस्ट है उसमें है 2 5 7 एंड 13 ऐसे है। तो हम अभी क्या कर रहा है कि फॉर ईच पी इन पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, तो हमने पहले इसके प्रोनाउन वाली जो लिस्ट है इसके हम इटरेशन करेंगे 2 के लिए, तो पी की वैल्यू 2 हो गई। फिर मैच्ड को -1 कर देंगे फॉर ईच एन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। अब हम नाउन के लिए फिर लिस्ट वाला जो वैल्यू वो ले लेंगे। इफ़ एन इज लेस देन पी, जैसे 1 है एन और पी है 2, तो 1 इज लेस देन 2, तो ठीक है, तो मैच्ड की वैल्यू हो गई एन, यानी कि 1 हो गई मैच्ड की वैल्यू। फिर हम 3 लेंगे तो 3 इज ग्रेटर देन 2 हो गया, नहीं है, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मैच्ड की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन हो जाएगी, मतलब एन मतलब 1 हो जाएगी। तो जो हमारा ये प्रोनाउन है पी वो हमारा लिंक है 1 से। इसी तरह जब हमारा 5 लेंगे तो 5 पहले आएगा 2, 2 इज लेस देन 5, ठीक है। फिर ये फॉर ईच वैल्यू लगी, तो फिर अब इसमें मैच की वैल्यू पहले 2 होगी। फिर हम अगली बार 3 लेंगे तो 3 इज आल्सो लेस देन 5, तो मैच की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगली बार 4 लेंगे तो 4 इज आल्सो लेस देन 5, तो मैच की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर अगली बार 9 लेंगे तो 9 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं, तो फाइनल वैल्यू जो 5 की आएगी, 5 से पहले जो नाउन आ रहा है 4 नंबर पे आ रहा है, तो यानी कि जो 5 नंबर प्रोनाउन है इसका लिंक हो जाएगा 4 के साथ। तो मैच्ड में हम n नंबर स्टोर करेंगे, यानी 4 स्टोर करेंगे। और मैच्ड p इज इक्वल टू मैच्ड, तो मैच नाम की जो डिक्शनरी है इसमें p नाम का हम की बनाएंगे, p के, यानी कि जैसे हम पहले 2 लिए थे, 2 की हो जाएगा और उसकी वैल्यू में मैच्ड की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 आई थी, 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो डिक्शनरी में है प्रोनाउन और उसकी वैल्यू के साथ नाउन, इस तरह से मैच्ड वाले डिक्शनरी बन जाएगी ये, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए। इसमें हुआ क्या है, इसमें 2 लिस्ट पहले वाले बनाई गई है, नाउन की और प्रोनाउन की लिस्ट बनाई गई है, कि मतलब कि डिक्शनरी में नाउन एंड प्रोनाउन की रखा गया, उसकी वैल्यू एक लिस्ट है। फिर हमने यहाँ पर इटरेशन किया है प्रोनाउन के लिए और नाउन के लिए, और मैच नाम का वेरिएबल लिखा है, और हम इस तरह से लूप बनाए हैं कि जो जस्ट उसके पहले वाला नंबर है मिलेगा, 5 से पहले वाला 4 मिलेगा। प्रोनाउन से पहले नाउन आता है, तो इसलिए जो इसमें अपडेट होगा वही फिर जो मैच डी करके डिक्शनरी होगी उसमें प्रोनाउन और की होगा और वैल्यू होगी उसके लिंक टू वाले नाउन की, ठीक है। तो ये था यहाँ पर 7.7 का समरी। अब हम चलते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन पे। कंसीडर द डिक्शनरी फूड डी डिस्कस्ड इन द लेक्चर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोसीजर इज की। फूड डी में अभिनव नाम का की है और इसकी फूड डी में विघ्नेश नाम का की है। तो अभिनव और विघ्नेश नाम का की है फूड डी डिक्शनरी में, तो अभिनव और विघ्नेश ने अगर फूड वाला आइटम परचेज किया होगा तो की होगा। अब यहाँ पर हमने कुछ लिस्ट देखे थे, स्क्रीनशॉट लगाए थे, ये देखते हैं अभिनव और विघ्नेश ने परचेज किया है। तो देखिए अभिनव ने फूड आइटम इसके 8 हैं, तो अभिनव ने तो परचेज किया है, और विघ्नेश का 3 है, यानी कि विघ्नेश क्या बिल में भी फूड आइटम्स हैं, तो हाँ की तो होगा। फिर अगर फूड आइटम परचेज किया है तो की होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों पहले वाले का फूड डी अभिनव ट्रू होगा और इसकी फूड डी विघ्नेश भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इफ बर्थडे इज ए नेस्टेड डिक्शनरी देन बर्थडेज डेट ऑफ बर्थ सीक्वेंस नंबर इज स्पेसिफाइड इन द लेक्चर, देन व्हाट इज द बर्थडे डेट ऑफ बर्थ। बर्थडे का डेट ऑफ बर्थ क्या है कि बर्थडे नाम का डिक्शनरी हो गया, उसमें डेट ऑफ बर्थ नाम का की हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जैसे लिखा गया कि डेट ऑफ बर्थ उसका फिर सीक्वेंस नंबर, यानी कि उसमें भी हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं, डिक्शनरी की वैल्यू भी डिक्शनरी है जिसमें सीक्वेंस नंबर जो होगा की होगा और वैल्यू होगी उसका ट्रू, तो एक होगा डिक्शनरी विद सीक्वेंस नंबर एज कीज, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। डिक्शनरी की जो वैल्यू है वो भी डिक्शनरी में है। A pseudocode is written to find out the number of students corresponding to each date of birth from the nested dictionary birthdays, जिसमें है कि बर्थडेज के डेट ऑफ बर्थ में जब हमने आपने बताया कि उसके अंदर वैल्यू भी डिक्शनरी में है सीक्वेंस नंबर विद की, देन आइडेंटिफाई द मिस्टेक। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग टू ईच बर्थ, एक बर्थडे पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो फाइंड आउट करने के लिए कोड लिखा गया है। नंबर इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी हो गई फॉर ईच एक्स इन कीज ऑफ बर्थडेज, बर्थडेज में जो कीज़ हैं उसके लिए इमिटेशन कर रहे हैं, बर्थडे में कीज़ जो है वो डेट ऑफ बर्थ करके कीज़ है, ठीक है।
n को कर दिया 0 फॉर ईच y इन बर्थडेज x। बर्थडेज x के y के लिए नहीं हम एक वो करना है, हमें नेस्टेड इटरेशन करना है। तो हमने बर्थडे वाला कीज़ हमने ले लिया, यानी कि ये ले लिया कीज़। तो अभी हमें जो है इस कीज़ की जो वैल्यू है उसमें इटरेशन करना है। तो इसके अंदर इटरेशन करने के लिए यहाँ पे होना चाहिए बर्थडेज x, नहीं बर्थडेज में जो कीज़ है उसकी जो वैल्यू है, जो हम x पिक कर रहे हैं उस x की जो वैल्यूज हैं उसमें हम करेंगे n = n+1। उसमें हमारा क्या रहा है, सीक्वेंस नंबर आ रहा है। तो जितने भी सीक्वेंस नंबर होंगे उसमें हम n = n+1 कर देंगे। नंबर वन नाम का ये जो डिक्शनरी है, इसमें जो डेट ऑफ बर्थ हम एक की बनाएंगे, डेट ऑफ बर्थ हम की बनाएंगे और उसकी जो वैल्यू देंगे वो n देंगे, कितने स्टूडेंट हैं। तो वैल्यू n देने के लिए एक इक्वल टू साइन होता है, डबल इक्वल टू साइन नहीं होता है। तो इस लाइन में मिस्टेक है और इस लाइन में 4 और 7 में मिस्टेक है। ठीक है, ये हो जाएगा एरर इन लाइन नंबर 4 एंड एरर इन लाइन नंबर 7। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी 7.7 खत्म होता है और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से ये वीक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।